हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज जो फिजिक्स का एक टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए काम आ जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम मोस्टली फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी से फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला के रिवीजन है वो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एवरेज मार्क्स गेन करने हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो फिर आप फॉर्मूला से अपना काम चल जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के सारे फॉर्मूलाज और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उनका रिवीजन कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बताऊंगा क्या है, फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, फिर हम गैसेज लॉ की बात करेंगे, फिर डाल्टन लॉ, ग्राहम का लॉ की बात करेंगे, फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी है उनकी बात करेंगे, फिर अपने बात करेंगे अपन डिफरेंट स्पीड जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर दे रखी है, और देन हम फाइनली जो वांडरवाल गैस इक्वेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले पेजेस पे चलते हैं अपन, जहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की शुरुआत होती है। पहले हम उन पॉइंट्स को रिकवर करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या। तो देखो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बोलता है कि जो गैस है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर के बनी होती है, और हर गैस का अपना अपना स्पेसिफिक एटम होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी के एटम्स होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलती है कि जो एटम्स का वॉल्यूम होता है या मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के वॉल्यूम से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा होता है एक एटम के वॉल्यूम से या एटम के वॉल्यूम से। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट ये है। इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ये रेंडम मोशन करते हैं, गैसेज के मॉलिक्यूल्स के अंदर रेंडम मोशन पाई जाती है, वो जो कंटेनर के अंदर होते हैं वहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट यह बोलता है कि जो इम्पोर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी गैसेज के अनुसार गैस के मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यानी कि इनके कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये पॉइंट यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन पाई जाती है, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी कि केटीजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। अगला हम बात करते हैं कि इनके अंदर फिफ्थ पॉइंट है कि गैसेज के मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। छठा है प्रेजेंट प्रेशर। वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूल और वाल, कंटेनर की वाल के बीच में एक प्रेशर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तो देखो ये बता रहा है कि एट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, लेकिन प्रेशर जरूर होता है। ये प्रेशर है वो, ये प्रेशर है जो किससे आता है, ये प्रेशर उस टक्कर से आता है, कोलिजन से आता है, जिसके कारण उसका मोमेंटम चेंज होता है। सेवन पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर की डेंसिटी है वो ओवरऑल सेम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतनी ज़्यादा कोलिजन्स होती है कि बहुत ही कम, मतलब कि डेंसिटी है वो ओवरऑल इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो कहीं एक जगह पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल है, ओवरऑल सब में बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंड पेज पे अपन चलते हैं जहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ जितने कितने भी चार फॉर्मूले लिख रखे हैं ये आपको मुंह पे होने चाहिए। ये फॉर्मूले नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें इनके अंदर जो कांस्टेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू दे रखी होती है और उनके मेजर करने होते हैं। कभी प्रेशर मेजर करने को बोलता है, कभी टेम्परेचर, कभी वॉल्यूम मेजर करने को बोलता है। जब भी केटीजी का क्वेश्चन आए तो आप ये जरूर देखिए कि क्या वो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है क्या। तो जो पहली आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो होती है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर एन आर टी इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नहीं पूछा जाता। आपको पूछा जा सकता है पीवी बराबर एन के टी, इसके ये वाला पूछ सकते हैं, जहाँ पे ये जो बड़ा एन है
जो कैपिटल N है वो होता है नंबर्स ऑफ एटम। यहाँ पे N नोट नहीं दे रखा है, N नोट या NO का मतलब होता है अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पे आप कभी गलती न कर दें, तो ध्यान रखा करो छोटी छोटी मिस्टेक्स की। जहाँ पे ओनली फॉर कैपिटल N दे रखा है यानी कि नंबर ऑफ एटम, और जहाँ पे N नोट दे रखा है वहाँ आपको अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए आगे जो इसके अंदर P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है, N आपको मैंने बता दिया है नंबर ऑफ एटम। K होता है वोल्टजमान कांस्टेंट। वोल्टजमान नामक का साइंटिस्ट था जिसने एक कांस्टेंट दिया था। वोल्टमान कांस्टेंट होता है R/N नोट, और इसकी वैल्यू आती है निकल के 1.38 इंटू 10⁻23 वोल्ट। वोल्टजमान कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो एग्जामिनर दे देता है नीट वाला, लेकिन आपके एलएन वाले नहीं देते, आपके सर्वोत्तम वाले नहीं देते, आपकी आकाश वाले नहीं देते। तो आप याद रखिए वोल्टमान या के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। चलिए तो के का फॉर्मूला होता है R/N नोट, जो इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। यहाँ का थर्ड फॉर्मूला है P बराबर स्मॉल n kT। स्मॉल n क्या है? तो स्मॉल n होता है मोल, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल N से, अवोगाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया है N नोट से, और मोल को स्मॉल n से। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड आपको अगर कुछ सिली मिस्टेक कर सकते हो तो वो n के बीच है, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप इसको याद रख सकते हो, पवन बराबर n के टी, पीवी बराबर n के टी से, और यहाँ पे p बराबर स्मॉल n के टी, p बराबर स्मॉल n के टी। और जो फोर्थ फॉर्मूला है ये सब इनके ही डेराइव फॉर्म होते हैं, pm बराबर रो टी के। यहाँ पे जो रो है, रो होती है उस गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी, उस गैस की डेंसिटी, के वही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड टी वही है टेम्परेचर। पीएम, एम है मास जो दिया गया है, मास गिवन फॉर गैसेज, कि गैस का कितना मास दे रखा है। चलिए तो आपको ये चारों फॉर्मूले हैं वो याद हो गए होंगे, अपने एक पेजेस पे ये लिख लीजिए। चारों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। जेई में मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट नहीं पूछते, कुछ इसमें डेराइव करके पूछते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन नीट में पिछली बार कई बार ये जो है फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो याद रखिए पी बराबर पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर कैपिटल एन के टी, पी बराबर स्मॉल एन के टी, और पीएम बराबर रो टी के। और ये चारों वैल्यूज, यहाँ पे आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। चलिए आगे चलते हैं, गैसेज लॉ की हम बात करते हैं। चलिए डॉक्टर्स, तो अब हम बात करते हैं गैसेज लॉ के बारे में। गैस के 3 नियम होते हैं, 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट होता है बोयल का नियम, सेकंड होता है चार्ल्स का नियम, और थर्ड होता है गैलुसेक का नियम। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ। यहाँ पे मैं पहले आपको एक ट्रिक डिस्कस करता हूँ कि इन गैसेज लॉ को आपको याद कैसे करना है। तो देखिए, आपको याद रखना है पीवीटी। पीवीटी का मीन्स कुछ भी ले सकते हो, प्री वेटनरी टेस्ट से भी ले सकते हो। तो पीवीटी आपको फर्स्ट याद रखना है। तो पीवीटी का मीन्स क्या है कि जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाले के अंदर P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको नहीं दिख रखा तो P होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, फर्स्ट रूल जो है बोयल्स का रूल। सेकंड के अंदर होता है V प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। और थर्ड वाले के अंदर, थर्ड वाला होता है गैलुसेक का नियम। थर्ड वाले के अंदर जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। ठीक है, अब अगर T P के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे पीछे बचा V, वो कांस्टेंट। अगर P V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीछे बचा T, तो यहाँ पे T कांस्टेंट। वैसे है क्या ये, आगे बात करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम अच्छे से, वैसे तो कॉमन चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए
कि फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, जहाँ पे T कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे P1V1 इजिकल टू P2V2, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप इसको P1, ये जो P लिखा है इसको P1/P2 लिखो और 1/V को लिखो V1/V2, तो यहाँ पे फिर आपके आ जाता है P1/P2 P1/P2 और समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल टू V2/V1, और फिर निकल के आता है P1V1 इजिकल टू P2V2। तो ये वाला आपको फॉर्म याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो देखो, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ होता है ये पैराबोला, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ये P और V के बीच में, P और V के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा, और P और 1/V, P और 1/V के बीच में सीधा साधा ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों P क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के, लेकिन P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1V के, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। थोड़ा सा वर्ड पे, सेंटेंस पे ध्यान दो। चलिए अपन अगले रूल की बात करते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है PVT, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये गैस के रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन या तो फिजिक्स में आ जाएगा या केमिस्ट्री में आ जाएगा। और इसके जो ग्राफ्स होते हैं V और T का डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, ग्राफ बोले केल्विन में प्लॉट करो तो सीधा साधा 0 से स्टार्ट कर देना ग्राफ। लेकिन अगर आपको ये बोले कि ग्राफ आपको डिग्री सेंटीग्रेड में प्लॉट करना है, तो ध्यान दीजिए कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, 273 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो आपका जो डिग्री सेंटीग्रेड में ग्राफ है वो माइनस से स्टार्ट होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। बस इतना सा बताना है, यहाँ पे ये गलती मत कर देना, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और यहाँ पे चार्ल्स का रूल है वो आप याद रखिएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर इसको V1/V2 T1/T2 करके अपन ये निकाल लेंगे, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि तीनों गैसेज लॉ के अंदर मास, मोल, ये सब कांस्टेंट रहती है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ जैसा कि अपन ने पढ़ा है PVT, तो ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, थर्ड हो गया गैलुसेक का लो। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, यानी कि P1T2 P2T1। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे ग्राफ बनता है P और T के बीच में, सीधा साधा एक लाइन ग्राफ बन जाती है। लेकिन अगर आपको सेंटीग्रेड में पूछ रखा है, केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है तो 0 से स्टार्ट कर देना है, और डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट कर देना है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और बाकी इस रूल्स को तो याद करने ही हैं आपको। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे तीनों ही रूल। फर्स्ट था, अपने देख लेते हैं, फर्स्ट था बोयल का लो, सेकंड था चार्ल्स का लो, और थर्ड था गैलुसेक का लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन लो। डाल्टन लो मॉलिक्यूल्स की जो भी कितने भी रिसर्च हुई उसमें सबसे आगे था हमेशा। इसने अपना एक लो दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने बहुत सारी गैसेज को मिक्स कर दिया है, बहुत सारी गैसेज को अगर आपने मिक्स कर दिया है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होता है या फिर उसका P मैक्सिमम होता है, वो उन सारी गैसेज के प्रेशर के एड के बराबर होता है। उन सबको जोड़ने पर जितना प्रेशर आता है उनके इक्वल होता है। तो P मैक्स इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 + P4। वैसे तो आपको ये सिंपल लगता होगा, लेकिन इसी डाल्टन लॉ को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, क्योंकि अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट कर दिया जाए तो इसका एक रिजल्ट आता है कि जो P मैक्सिमम होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा ही कुछ अवोगाद्रो नंबर में भी हम पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा कंटेनर का, ये ध्यान रखना है। तो
ये था आपका डाल्टन लॉ, सीधा सिंपल सा। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे देते हैं कि बहुत सारी गैसेज के मोल दे देते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला रख देना है, या फिर डायरेक्ट अगर प्रेशर दे दे कि भाई इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सबको जोड़ देना। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो डेंसिटी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हिंदी में घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जो आर डी है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो 1/√d होती है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो वी आर एम एस है, जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, वो भी इसके 1/√d के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वी आर एम एस और आर डी के अंदर सीधा साधा एक रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी उतनी ही ज़्यादा वी आर एम एस होगी। यानी कि अगर मैं इसका उल्टा कहूँ कि जितनी ज़्यादा वी आर एम एस होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको वी आर एम एस दे रखी होती है और आपको पता लगाना होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी वी आर एम एस ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा। अब वी आर एम एस का फॉर्मूला भी अपन आगे देख लेंगे कि भाई मास किसका होगा, और इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है कि हीलियम की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये वी आर एम एस के कुछ फॉर्मूले से आती है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्राम का डिफ्यूजन लो हो गया, जिसमें आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। काफ़ी कचरा कर दिया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने कुछ प्रेशर और एनर्जी के मैं एक रिलेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि देखो, जैसे वैसे तो जो गैस के अंदर जो प्रेशर होता है, कंटेनर पे प्रेशर लगता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3m/v/v²RMS। आपको याद रखना है। और यहाँ पे m/v के अंदर जो v है वो आपके वॉल्यूम वाला है, और यहाँ v वेलोसिटी या VRMS वाला v है, ठीक है। तो m/v को अपन लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको डेंसिटी लिख देते हैं, तो एक प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है 1/3ρV²RMS, ठीक है। फर्स्ट तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर और डेंसिटी के बीच का रिलेशन, VRMS प्रेशर और डेंसिटी के बीच का अगर कोई रिलेशन पूछे तो आपको ये बताना है P बराबर 1/3ρV²RMS। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बहुत पहले पूछा था, अभी पुराना हो गया है। अब इसका एक नया वर्जन आने वाला है। इसका नया वर्जन ये है कि यहाँ पे हमने n मोल ले लिए इसके, और 2/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपका जो पीछे बचती है ये एनर्जी 1/2 mv², ठीक है। ये जो 1/2 mv² है, ये 1/2 mv² को हम लिख देते हैं E। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², याद करो, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पे P प्रेशर और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर और एनर्जी के बीच का ये रिलेशन आता है, प्रेशर इजिकल टू 2/3E। 2 बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, तालियां बजाइए। P बराबर 2/3E। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ये जो E है वो कौन सी है, ये ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी है। वहां पे पूछे गए क्या है, रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी है? नहीं भाई, ये ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोलिजन होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर वाली है, ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखो दोस्तों। ये रिलेशन तो पूछ लिया है, P बराबर 2/3E। अब ये पूछेगा ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, NCERT में लिखा हुआ है ये ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी है। तो आई होप आपको ये ध्यान हो गया होगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, जहां से मोस्टली हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहली होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले है ये √3p/ρ √3RT/m⍵। देखो यहाँ जो mw है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, और जहाँ पे खाली m लिखा है
खाली m मीन्स मास, उस गैस का मास कितना दिया है, और अगर mw दे रखा है तो वो मतलब होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आप दूर करिएगा m और m ओमेगा या mw के अंदर, ठीक है। तो ये जो RMS के फॉर्मूले हैं तीनों याद रखिएगा, तीनों ही उस आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है, उनसे ही डिफाइन किए गए, उनसे ही थोड़े से डेराइव किए गए हैं। तो अच्छे से याद रखिए, √3p/ρ, √3RT/mw, √3kT/m। चलिए अगली जो स्पीड होती है VRMS के बाद आती है मीन वेलोसिटी। ये जो मीन वेलोसिटी होती है, मीन वेलोसिटी या मीन स्पीड भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √8p/पाई p/ρ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं √8p/पाई ρ, √8p/पाई ρ। फिर इसका फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला √8RT/mw, ठीक है। ये जो इसके ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, अपने चार्ट में कहीं पे चिपका लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बार बार याद करने होते हैं। इनको याद करोगे तभी ये याद होंगे, ऐसा कोई इनका लॉजिक नहीं है, बस थोड़े से डेराइव किए गए हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन से, लेकिन आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। वैसे मीन वेलोसिटी होती क्या है कि भाई जितनी बार भी ये वेलोसिटी चेंज हुई है उन सबको काउंट करो, और उन कितनी बार चेंज हुई है उसका भाग दो, तो आपकी मीन वेलोसिटी निकल के आ जाती है। उसको डिवाइड करने के बाद कितनी बार हुई है उसको डिवाइड करने के बाद आपकी मीन वेलोसिटी निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे अपन ने दो टाइप की स्पीड पढ़ ली, एक है VRMS और VM, जिसके दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आगे पढ़ते हैं अपन VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है जो हर बार आ गई है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है √2p/ρ, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा हो गया √RT/mw, और थर्ड फॉर्मूला हो गया √2kT/m, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूले इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी डेराइव करके आपको पूछ सकता है। चलिए अगली जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके एक्स्ट्रा में है, आप याद रख सकते हैं, वैसे तो वेव वाले चैप्टर में ये आती है। साउंड वेलोसिटी इन गैसेज मीडियम, गैसेज मीडियम के अंदर साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा p/ρ कांस्टेंट है, RT/m ओमेगा कांस्टेंट है, kT/m कांस्टेंट है, बस इसके आगे की कुछ कुछ वैल्यू बदल दी है। जैसे कि साउंड वेलोसिटी के अंदर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, इरेजर। साउंड वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है √γp/ρ, √γRT/mw, √γkT/m। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, p/ρ, RT/m ओमेगा kT/m। तो एक चीज तो कांस्टेंट है ही है। अब देखो VRMS RMS में तीन वर्ड है, तो यहाँ से देखो तीन वर्ड से पहली ट्रिक बन गई है। दूसरी VM के अंदर याद रखिए 8/पाई। बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट ही। यहाँ पे देखिए बस आगे की कुछ काउंटिंग बदली है। MP में 2 अक्षर है ना, 2 वर्ड है, मीन्स 2। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है। देखो यार, फिजिक्स अपने आप में हिंट भी दे देती है, कुछ ट्रिक भी दे देती है, तो अपनी चीजें यह है, अपनी खुद की ट्रिक बना लिया करो, क्या पता आपको दूसरों की समझ में आए नहीं आए। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हमेशा कौन सी निकल के आएगी अगर हम एक गैस के लिए निकालेंगे। तो एक गैस के लिए अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो VRMS सबसे ज़्यादा होती है, फिर आती है V मीन वेलोसिटी, फिर आती है VMP मोस्ट प्रोबेबल। ये जो V मीन वेलोसिटी है इसको V एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, V मीन को V एवरेज भी बोलते हैं, RMS V मीन, VMP V साउंड। और इसको याद करने की ट्रिक है RAMS, राम्स, RMS एवरेज, मीन, साउंड, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो नीट में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कौन सी होगी, तो RMS स्पीड उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर एवरेज होगी, फिर MP होगी, फिर साउंड होगी। और इसको राम्स से याद रखना है, RAMS से याद रखना है।
सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि आप कोई भी टेम्परेचर लोगे तो उसमें V है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि अगर आपको कोई भी ग्राफ पूछे किसी भी गैस के लिए कि V और T के बीच में ग्राफ क्या आएगा, तो पैराबोला ग्राफ आएगा, ऐसा वी टी और ऐसा पैराबोला ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, पैराबोला ये नहीं होता, पैराबोला ऐसा आता है। हाँ, आगे अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा कि केटीजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही कैलकुलेटिव नजर आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की VRMS अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, अगर ऑक्सीजन की VRMS एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा अर्थ के लिए, कौन सा पॉसिबल टेम्परेचर होगा जिसपे जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो ऑक्सीजन की VRMS के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए अपन कर देते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देते हैं। सबसे पहले 3/2 kT को इक्वल कर देते हैं 1/2 mv²। यहाँ पे मैंने हाफ mv² में v एस्केप वेलोसिटी ले ली है, और 3/2 kT एक गैसेज के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसफर की, जिसमें अपन VRMS पे इसको काउंट करते हैं इसलिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें T की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब वैल्यू को पुट कीजिए, और यहाँ पे देखो आपको K की वैल्यू है वो दे रखी होगी। VE की वैल्यू आपको याद रखनी है 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो M है जो इसका मास है वो भी गिवन होगा, क्योंकि मास इसमें AMU में निकाला गया है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5.34 × 10⁻⁶ इसका मास आएगा। VE ये दे रखी होगी। K का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैंने पीछे बताया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है K। तो इसका जो टेम्परेचर आप निकालोगे तो ये आएगा 1.6 × 10⁵ केल्विन। ये जो टेम्परेचर है वो आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप याद कर सकते हो उसको। वैसे कहोगे कि यार फिजिक्स में क्या क्वेश्चन याद करें, लेकिन आप याद कर सकते हो दोस्तों। अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इतना रिस्क कौन लेता है यार, इतना रिस्क नहीं लेना है तो फिर आपको इतना सा याद रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन कितने करीब से दे रखे हैं, कितने करीब के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इतना सा तो याद करना बनता है। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज वाले चैप्टर में मोस्टली कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यार वो जानता है, तुम्हें फॉर्मूला आता है तो तुम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मैथ की मिस्टेक जरूर होगी, क्योंकि तुम बहुत ही फास्ट हो, बड़े तेज हो रहे हो तुम। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कुछ टाइप में जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, हाफ mv/RMS², 3/2 kT या 3/2 PV यहाँ की ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी पे होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, तो हाफ mv/RMS², 3/2 PV या फिर 3/2 kT। यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे यार, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफर है उसके अंदर V का भाग दे दो, V से डिवाइड कर दो तो आपके यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगी, क्योंकि जो वो हाफ mv/RMS² है वो क्या है, टोटल की काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर V का भाग दे दोगे तो आपके जो यूनिट वॉल्यूम है उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन ये नहीं पूछते, यहाँ आपको पूछते हैं ये EV बराबर हाफ रो V²RMS है। ये इसका डेराइव फॉर्म है, क्योंकि आप M अगर V का भाग दोगे यहाँ पे तो M/V हो जाता है रो, जिसको बोलते हैं डेंसिटी। तो इसको यहाँ पे ये पूछते हैं, तो इसको याद रखना है। यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो V²RMS, हाफ रो V²RMS। फिर आप जब इसको प्रेशर से रिलेटेड करोगे, प्रेशर से रिलेटेड करोगे तो P बराबर 2/3E होता है वैसे। ठीक है, तो P बराबर 2/3E होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे EV हो गया 3/2 भी, थोड़ा सा बस इसको एक्सचेंज कर दिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है प्रेशर और एनर्जी का ये रिलेशन।
जो EV होता है, यूनिट वॉल्यूम के काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका प्रेशर के साथ 3/2 इंटू से रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आया हुआ है। अब ये रिलेशन ऐसे भी हो सकता है यार, फिर आप ऐसे मत बोलना कि मैंने गलत बता दिया। 2/3 E। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे हम बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की, जो वांडरवाल गैस इक्वेशन है वो उसकी बात करते हैं। वांडरवाल के अंदर वांडरवाल ने क्या किया था कि आइडियल गैस और रियल गैस के अंदर कुछ बदलाव किए थे आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, और अपनी एक इक्वेशन दी थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में, अक्सर केमिस्ट्री में भी पूछी जाती है और फिजिक्स में भी पूछी जाती है। वांडरवाल गैस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले उसने किया था वॉल्यूम के अंदर करेक्शन, फिर प्रेशर के अंदर करेक्शन। वॉल्यूम के अंदर क्या करेक्शन किया था, वी रियल बराबर किया था V माइनस बी, और पी रियल था ये, और इसकी ओवरऑल इक्वेशन जो निकल के आई, पी रियल प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। आपको मुंह पे रटी हुई होनी चाहिए, आपकी क्लास के अंदर, आपकी बोर्ड के अंदर, आपकी रूम के अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। चलिए, केमिस्ट्री के अंदर आपको यही पूछेगा वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपको पूछा जाता है जो ए और बी, स्मॉल ए और बी वांडरवाल गैस कांस्टेंट है, उनकी डायमेंशन क्या होती है वो आपको पूछी जाती है। जो बी है उसको मीटर क्यूब के अंदर उसका डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि ये क्या है, एक वॉल्यूम है और इसकी डायमेंशन होती है M0L3T0। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आपको याद रखना होता है दोस्तों। बी का डायमेंशन याद रखिएगा M0L3T0, और इसको मीटर क्यूब के अंदर काउंट करते हैं। ए का डायमेंशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको M1L5T-2 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको ए को मापते किस में है, तो इसको न्यूटन मीटर की घात 4 में मापते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये वाले पॉइंट है वो लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊं यही पूछे जाते हैं। वांडरवाल गैस इक्वेशन अब नहीं पूछते आपको, उनको पता है यार तुमको आती है वांडरवाल गैस इक्वेशन, तुम रट के आओगे, लेकिन वो क्या हट के पूछेगा, तुम्हें रट के आओगे वो नहीं चलता, नहीं तुम्हें हट के पूछेगा वो, तो ए और बी के बारे में पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वांडरवाल गैस कांस्टेंट है ए और बी, उनको मीटर क्यूब न्यूटन मीटर पर ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कुछ, हाँ, आगे 3 टाइप के कुछ हम स्पीसीज की बात करते हैं। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछते हैं आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है तो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है TC बराबर 8/27 TB या फिर 8A/27 RB। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इनके अंदर वांडरवाल गैस कांस्टेंट आते हैं, उनकी वैल्यू आती है। तो 8A/27 RB इसका फॉर्मूला हो गया। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है PC बराबर 8/27B स्क्वायर, और क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला था VC बराबर 3B। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं, तीनों याद रहेंगे तभी काम बनेगा यार। चलिए, तो तीनों फॉर्मूला आपको आई होप अच्छे से याद हो गए होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8/27 RB, और क्रिटिकल प्रेशर PC होता है A/27B स्क्वायर, और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है VC बराबर 3B। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे एक कुछ क्वेश्चन होगा। हाँ, यहाँ पे देखो एक हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, मेरे पास हिंदी का कंटेंट ज़्यादा है दोस्तों, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 का जो डेंसिटी और प्रेशर है वो दे रखा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका VRMS क्या होगा। तो VRMS फाइंड करना है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, P बराबर 1/3 रो V स्क्वायर, और यहाँ से इसकी VRMS की अपन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपन को V जो यहाँ पे P है वो दे रखा है, यहाँ पे रो दे रखा है, तो फिर बचा क्या है। अब जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहना चाहिए कि जो प्रेशर होगा वो ये होगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा,
VRMS, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये मेरी नोट्स का ही कोई पार्ट है, ज़्यादा माइंड मत करिए, बस आपको बताने का यही पर्पज़ है कि देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो कैलकुलेशन थोड़े आपको एक्यूरेसी से करनी होती है KTG के अंदर, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूलेज आपको याद करने होते हैं, तो ध्यान दीजिए आपकी फॉर्मूला स्पीड अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यार घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है ये, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बस आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए कैलकुलेशन के अंदर, और सेकंड आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूलेज अगर याद है KTG के अंदर हीट वाले चैप्टर के अंदर, तो आप कैसा भी क्वेश्चन है उसके साथ डील कर सकते हो। तो अपने देखो कितने पेजेस हो गए यार, 14-15 पेजेस अपने पढ़ लिए हैं, और इस इतने पेजेस के अंदर आपका KTG खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नीट एक्सप्लोर पे बने रहिए, यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कंटिन्यू अब तैयारी कर रहा हूँ कि आपको रिवीजन के वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नीट एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाया जा सके।